हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एचडी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम सब सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 79 संसद का गठन। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 226 धन विधायक की परिभाषा। ऑप्शन नंबर सी है 153 राज्यों के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन सा उत्तर इसमें से सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुच्छेद 226 जो है धन विधेयक की परिभाषा नहीं देता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में, ठीक है, किसमें जो है ये 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका जो है निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो धन विधेयक की परिभाषा जो है 110 अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है? ऑप्शन नंबर ए है निंदा प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी है कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी है स्थगन प्रस्ताव। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कसौटी प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है। ठीक है, यह तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कटौती प्रस्ताव जो है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है नीति कटौती प्रस्ताव, नीति कटौती प्रस्ताव। दूसरा होता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। ठीक है, और तीसरा होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। ठीक है, कटौती प्रस्ताव जो है 3 प्रकार का होता है, नीति, आर्थिक और सांकेतिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए है पाल एपिलबी रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी है संस्थानम समिति रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी है सरकारिया आयोग रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पाल एच एपिलबी रिपोर्ट अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी, जबकि सरकारिया आयोग रिपोर्ट केंद्र एवं राज्य संबंधों पर और जो संस्थानम रिपोर्ट था वो भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित थी। ठीक है, पाल एपिलबी रिपोर्ट जो है पहला जो है वो प्रशासकीय तंत्र से, और जो संस्थानम रिपोर्ट था, ठीक है, संस्थानम रिपोर्ट जो है भ्रष्टाचार से संबंधित था, और ये जो सरकारी आयोग है ये राज्य एवं केंद्र सरकार के संबंधों से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर ए है राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी है मांडा। ऑप्शन नंबर सी है रोपण। ऑप्शन नंबर डी है हड़प्पा। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी है मांडा। ऑप्शन नंबर सी है रोपण। ऑप्शन नंबर डी है हड़प्पा। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मांडा। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित मांडा करता है। ऐसे देख लीजिए, ऊपर उत्तर जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो यहाँ जो है मांडा एक ये इस तरह से नक्शा है आपका। तो यहाँ पे जो है मांडा उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, इसी तरह अगर दक्षिणी पूछे, दक्षिणी सीमा पे यहाँ पे, तो दक्षिणी सीमा पे जो है दैमाबाद, और पूर्वी सीमा पे जो है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर, और पश्चिमी सीमा का
निर्धारण कौन करता है? सूत का गेडोर। ठीक है, तो ये चारों आप लोग याद कीजिएगा। उत्तरी मांडा और दक्षिणी दैमाबाद और पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा जो है सूत का गेडोर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है, ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी है सामवेद। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऋग्वेद में पवित्र गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है, जिसकी रचना कौन किया था? विश्वामित्र ने किए थे। यह मंत्र सवृत्ति या सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता है वह है, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता है वह है, ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है पीला, ऑप्शन नंबर सी है नारंगी, ऑप्शन नंबर डी है पीला। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दिन के प्रकाश में हरित पर्ण के क्लोरोफिल सार द्वारा अवशोषित कुल प्रकाश का 1 से 2% जो है प्रतिदीप्त होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के कुछ अंश में अवशोषण के बाद जो है निम्न ऊर्जा की तरंग या प्रकाश प्रतिदीप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार प्रतिदीप्त की अवस्था में क्लोरोफिल लाल रंग का दिखाई देने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है, ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मांड विकिरण। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है, सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर होने वाला नाभिकीय जो है संलयन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दांत कुरबरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा रहती है या रहता है, ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरीन की, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन की, ऑप्शन नंबर सी है मरकरी की, ऑप्शन नंबर डी है जिंक की। ठीक है, दांत मतलब वही कब खट्टे लगने लगते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फ्लोरीन पेयजल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की मात्रा दंत रक्षक को रोकती है, जबकि 1.5 मात्रा दांतों के कुरबरित मतलब पीलापन होने के कारण होता है। ठीक है, जब दांत में पीलापन होने लगता है तो दांत जो है कुरबरित हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हृदय कब विश्राम करता है? ऑप्शन नंबर ए है कभी नहीं, ऑप्शन नंबर बी है निद्रावस्था में, ऑप्शन नंबर सी है आराम की अवस्था में, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है, वयस्क मनुष्य में हृदय सामान्यतया 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। 2 संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलता काल जो है कहलाता है। ठीक है, जब जैसे 2 बार सांस ले रहे हैं तो बीच का जो समय बच रहा है उसी में वो जो है विश्राम करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए है हृदय, ऑप्शन नंबर बी है वृक्क, ऑप्शन नंबर सी है यकृत, ऑप्शन नंबर डी है फुफ्फुस। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, वृक्क। ठीक है, जब वृक्क रोगग्रस्त या किन्हीं कारणोंवश क्षतिग्रस्त हो जाता है
तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु जो है डायलिसिस की आवश्यकता होती है। ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए, डायलिसिस की प्रक्रिया में अपोहक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मीन कौन सी है? मीन कौन सी है? ऑप्शन नंबर है क्रेफिश, ऑप्शन नंबर बी है फ्लाइंग फिश, ऑप्शन नंबर सी है सिल्वर फिश, ऑप्शन नंबर डी है कटल फिश। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लाइंग फिश। ठीक है, फ्लाइंग फिश हुआ, कैट फिश हुआ, पाइप फिश हुआ, पैडल फिश हुआ, गोल्ड फिश हुआ, ये जो सब है ये वास्तविक रूप से मीन है। ठीक है, इसे वास्तविक मीन कहते हैं। और जबकि ये जो क्रेस है, ये क्रेस, सिल्वर, कटल, ठीक है, ये जो है असत्य मीन है। ये तीनों जो है असत्य मीन है। और ये जो फ्लाइंग फिश है ये जो है वास्तविक मीन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है किंगफिशर, ऑप्शन नंबर बी है गोल्डन ईगल, ऑप्शन नंबर सी है बतासी, ऑप्शन नंबर डी है पेरेग्रीन फाल्कन। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पेरेग्रीन फाल्कन जो है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है हवा में गोता लगा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो एक तरफ राज्य दिया है, एक तरफ इसमें जो है वहाँ की जनजाति दी है। तो इसमें मिलान करना कि जो है कौन सी जनजाति सही ढंग से मिलान नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है भील, राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर बी है सांथाल, झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी है खासी, सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी है टोडा, तमिलनाडु में। तो कौन सा उत्तर सही नहीं मिल रहा है? तो सही उत्तर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खासी। खासी जो है सिक्किम में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। और भील राजस्थान में, संथाल झारखंड में और टोडा तमिलनाडु में, ये सारे सही हैं। खासी जो है पाए जाते हैं मेघालय में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील है? ऑप्शन नंबर ए है टीटीकाका, ऑप्शन नंबर बी है विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर सी है बैकाल, ऑप्शन नंबर डी है मृत सागर। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैकाल। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील रूस में अवस्थित है, बैकाल झील है जो है। ठीक है, अंगारा नदी का उद्गम जो है बैकाल झील से ही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिन राज्यों से होकर गोदावरी बहती है वे कौन कौन से राज्य हैं? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा आंध्र प्रदेश। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर जो है गोदावरी नदी बहती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक में अग्रणी राज्य जो है राजस्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेल स्टेशन कौन सा है? जो राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है उसका निकटतम सबसे रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है काशीपुर, ऑप्शन नंबर बी है कोटद्वार, ऑप्शन नंबर सी है रुद्रपुर सिटी, ऑप्शन नंबर डी है रामनगर। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा?
तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामनगर। ठीक है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन जो है रामनगर स्टेशन है। राष्ट्रीय कॉर्बेट उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। ये भी पूछा है कि राष्ट्रीय कॉर्बेट उद्यान कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। इसको भी याद कीजिएगा। इसकी स्थापना जो है 1936 में हैले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी। ठीक है। 1936 में जो है ये बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वह कौन सा नगर है जहाँ पर विज्ञान एवं पर्यावरण दोनों अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। इसके संस्थापक जो है अनिल कुमार अग्रवाल जी हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? वह स्थान है, ऑप्शन नंबर ए है बरेली, ऑप्शन नंबर बी है पंतनगर, ऑप्शन नंबर सी है कानपुर, ऑप्शन नंबर डी है मेरठ। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बरेली। ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में जो है वर्ष 2007 में देश का पहला केचुआ बीज बैंक की स्थापना की गई। ठीक है। इसमें केचुए की 4 प्रजातियों को जो है रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवरत्न का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है 9 बूटियां जिनसे हर्बल या फ्यूल बनता है, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नवरत्न, ऑप्शन नंबर सी है सार्वजनिक क्षेत्र के वे 9 उद्योग जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है, ऑप्शन नंबर डी है सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट के 9 घटक। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। भारत सरकार ने वर्ष 1997 में 9 सार्वजनिक उद्यमों की पहचान की जो तुलनात्मक रूप से जो है फायदे की स्थिति में थे और इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल उद्यमों के रूप में जो है उभरने की क्षमता थी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? ऑप्शन नंबर ए है शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी है शेर शाह, ऑप्शन नंबर सी है अकबर, ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर ने लागू किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 18 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 19 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 20 मार्च, ऑप्शन नंबर डी है 22 मार्च। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20 मार्च। ठीक है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। ऑप्शन नंबर ए है पंजीकरण शुल्क से, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार कर से, ऑप्शन नंबर सी है भूमि राजस्व से, ऑप्शन नंबर डी है संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। व्यापार कर से। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग जो है व्यापार कर से आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। AMD द्वारा विकसित 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऑप्टेरॉन। AMD द्वारा विकसित अभी जो है नया हाल ही में लॉन्च हुआ है 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है, तो उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्टेरॉन। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूखंड के दृष्टि से विश्व में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरे, ऑप्शन नंबर बी है चौथे, ऑप्शन नंबर सी है 7वें, ऑप्शन नंबर डी है 6ठे।
तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7वें स्थान पे। ठीक है, भूखंड की दृष्टिकोण से विश्व में जो है भारत का स्थान जो है 7वां है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे ये 25 प्रश्न? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।